यह है बिहार के नालंदा स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष। इसे प्राचीन नालंदा का खंडहर कहा जाता है। आज यह भले ही इस रूप में है, लेकिन कभी यह देश विदेश के हजारों छात्र और अध्यापक से गुलजार रहा करता था। यहाँ हजारों पुस्तकें थीं। छात्रों को यहाँ रहने, खाने, इलाज, पढ़ने लिखने का कोई पैसा नहीं देना होता था। इसे दुनिया के सबसे पुराने आवासीय विश्वविद्यालय होने का दर्जा दिया जाता है। काफ़ी सुनियोजित तरीके से इसका गुप्त शासनकाल में निर्माण किया गया था। इसे 1199 में तुर्क शासक बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने के बाद एक तरह से इसका वजूद ही खत्म हो गया था। लेकिन फिर एक चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग की वजह से इसका गौरव दुनिया के सामने आया। उनके यात्रा वृतांत के आधार पर ही इस प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष का उत्खनन संभव हुआ। ह्वेन सांग की यादों को भारत ने संजोकर रखा है। आप उनकी यादों को बिहार के नालंदा के स्मृति भवन में देख सकते हैं। ये वही स्मृति भवन है। इसमें ह्वेन सांग से संबंधित वस्तुएं, उनकी तीर्थ यात्रा के सारे रास्ते और उनकी मूर्ति देखी जा सकती है। पुराने नालंदा विश्वविद्यालय से यह कुछ ही दूरी पर है। पहले ह्वेन सांग के बारे में जान लेते हैं, फिर उनकी याद में बने स्मृति भवन की खासियत बताएंगे। वैसे स्मृति भवन में आपको ह्वेन सांग के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो ह्वेन सांग को ऐसे दुर्लभ व्यक्ति माना जाता है जिनके जीवन का लक्ष्य मानवीय मूल्यों और जीवन से संबंधित बुद्ध के उदात्त उपदेशों को प्रचारित करना था। प्रव्रज्या ग्रहण करने से पहले बचपन में उनका नाम छन वेई था। 12 साल की उम्र में वे श्रावणेड़ बने और 21 साल की उम्र में छंगतू नामक स्थान पर उपसंपदा ग्रहण कर भिक्षु बने। बचपन से ही वे मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। अपने सहपाठियों में वे विलक्षण थे। वे कन्फ्यूशियस दर्शन के ज्ञाता थे। शुरुआती जीवन से उनमें पश्चिम के प्रति एक प्रकार का आकर्षण था। 629 ईस्वी में बौद्ध धर्म के शुद्ध स्वरूप को आत्मसात करने के लिए वे गुप्त रूप से अकेले ही अपने सपनों के देश भारत के लिए निकल पड़े। उनकी धर्म यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थलों की यात्रा, धर्म के शुद्ध स्वरूप का अध्ययन और उसका अभ्यास करना था। साथ ही वे अपने साथ धर्म ग्रंथों को एकत्रित करके चीन भी ले जाना चाहते थे। भारत से जब वे चीन पहुंचे तो उन्होंने धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने की योजना बनाई, जिससे सत्य उजागर हो सके और सही दृष्टिकोण का पता चल सके। उनके लिए बुद्ध के उपदेश प्रगतिशील समाज के लिए एक व्यवस्था और प्रत्येक जीव के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण थे। उनका मानना था कि भगवान बुद्ध की शिक्षा मानवता और सामाजिक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपनी यात्रा वृतांत, जिसका नाम छाड़ राजवंश से पश्चिम की यात्रा में उन्होंने समस्त प्रदेशों सूक्ष्म वर्णन किया है, जिसमें नालंदा का वर्णन भी मिलता है। नालंदा में वह 5 वर्ष शिष्य के रूप में और 1 वर्ष शिक्षक के रूप में रहे। उनकी धर्म यात्रा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत बनी। भारत यात्रा के लिए चीनी सम्राट से उन्हें पारपत्र जारी नहीं किया गया, इसलिए उन्हें गुप्त रूप से अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत में प्रवेश करना पड़ा। वे अपने 2 साथियों के साथ लांगजू पहुंचे। वहां से आगे बढ़कर गोबी की मरुभूमि को पार किया। मुश्किलें इतनी थी कि साथी लौट गए, लेकिन वे चलते रहे। हामी, कासनगर, बल्ख, बामिया, काबुल, पेशावर, तक्षशिला और सन 631 ईस्वी में कश्मीर में उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक अध्ययन किया। कश्मीर से पुनः यात्रा प्रारंभ हुई तो मथुरा, थानेश्वर होते हुए वे कन्नौज पहुंचे, जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। सम्राट से स्वागत और सहायता प्राप्त करने के बाद वे फिर से चल पड़े। अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, गया, राजगृह होते हुए नालंदा पहुंचे। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेन सांग एक अध्येता रहे और कालांतर में वहां के शिक्षक भी नियुक्त हुए। अभी भी यह यात्री नहीं थका था। उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। वे पल्लवों की राजधानी कांची पहुंचे, जहां से उन्होंने स्वदेश लौटना निश्चित किया। ह्वेन सांग की इस यात्रा के पूरे रास्ते का नक्शा आपको नालंदा के स्मृति भवन में देखने को मिल जाएगा। चीन लौटने पर वहां सम्राट ने ह्वेन सांग का भव्य स्वागत किया। जब वह चीन वापस लौटे तो वह अपने साथ 657 बौद्ध ग्रंथों और बड़ी मात्रा में बुद्ध मूर्तियां ले गए थे। स्वदेश लौटने के बाद से अपने जीवन के अंत तक अपने साथ लाए धर्म ग्रंथों का अनुवाद कर अन्य भिक्षुओं को धर्म के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार ह्वेन सांग का चीन में बौद्ध साहित्य के प्रचार और प्रसार में अमूल्य योगदान रहा है। अपने इस अमूल्य योगदान के लिए समस्त एशिया महाद्वीप में भगवान बुद्ध के दूत के रूप में जाने जाते हैं। मानवता और समाज के प्रति इस अमूल्य योगदान के लिए इस स्मृति भवन का निर्माण किया गया। अब नालंदा के ह्वेन सांग के स्मृति भवन की बात कर लेते हैं। तो स्मृति भवन में विशाल मुख्य द्वार से होकर जाना होता है। यह पूरब की ओर है और कांसे से बना हुआ है। मुख्य द्वार मुख्य भवन जितना ही भव्य है। यहाँ टिकट लेकर जाना होता है। मुख्य भवन में चीनी संस्कृति और कलात्मकता की झलक देख सकते हैं। भवन की छत का नीला रंग आंखों को सुकून पहुंचाता है। मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ एक विशाल घंटा एक सफेद कलात्मक खुले भवन के नीचे लगाया गया है। इसमें भगवान बुद्ध उपदेशित
कोई सूत्र चीनी भाषा में, देवनागरी और संस्कृत में अंकित है। मुख्य द्वार से दाहिनी ओर वेनसांग के सम्मान में चौकोर संगमरमर से बना श्वेत स्तंभ है। ठीक सामने वेनसांग की काले रंग की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिस पर लिखा है वेनसांग 603 ईस्वी से 664 ईस्वी। दुनिया के विशिष्ट महापुरुषों में से एक थे, जिनका महान उद्देश्य मानव जाति का कल्याण और मानव सभ्यता के उदात्त मूल्यों की व्याख्या करना था। मुख्य भवन में प्रवेश से ठीक पहले एक बड़ा सकारात्मक पात्र रखा हुआ है। सुगंधित पदार्थ जलाकर वातावरण को शुद्ध रखने के लिए बनाए गए इस काले रंग के पात्र पर चीनी भाषा में कुछ अंकित है। मुख्य भवन के भीतर एक भव्य सभागार है। इसमें सामने की ओर ध्यानस्थ वेनसांग की विशाल प्रतिमा है। प्रतिमा के ठीक सामने भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह से अंकित एक पाषाण शिला रखी है। इस पद चिन्ह के बारे में जानकारी भी दी गई है। पश्चिम जगत के अभिलेख के अनुसार महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र मगध में अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। वेनसांग ने उस पवित्र पद चिन्ह की पूजा की और प्रतिलिपि बनाकर यह भी हुआ माल ले गए थे। 1999 में यह शिला खोजी गई। वेनसांग की मुख्य प्रतिमा के ठीक पीछे सफेद दीवार पर मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण है। दीवारों पर बड़े बड़े पैनल लगाए गए हैं, जिन पर वेनसांग का संपूर्ण जीवन चित्रित किया गया है। सभागार की छत पर अजंता के चित्रों के अनुकल्प अंकित हैं। सभागार में कई महत्वपूर्ण तैलचित्र भी लगे हुए हैं, जिनमें प्रमुख है वेनसांग के विभिन्न कार्य, उनके भ्रमण की कठिनाइयाँ, उनकी सम्राट हर्षवर्धन के साथ मुलाकात, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु श्रीभद्र आदि। वेनसांग की यात्रा और उनके वृत्तांत महत्वपूर्ण है। अगर वो उपलब्ध न रहे होते तो प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत सा कोना अंधेरे में डूबा रहता, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वृत्तांत भी शामिल हैं। इस स्मृति भवन का निर्माण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री श्री चाउ वेन लाई के संयुक्त प्रयासों के द्वारा हुआ, जिन्होंने पंचशील के सिद्धांत को आधार बनाकर भारत चीन मैत्री की नींव रखी थी। तो अब सवाल है कि वेनसांग स्मृति भवन पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको नालंदा आना होगा। नालंदा हवाई मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके दो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट हैं, पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा और गया का एयरपोर्ट। तो यहाँ से आप बस, टैक्सी, ट्रेन से नालंदा पहुँच जाएं और फिर वहाँ पर वेनसांग स्मृति भवन का दर्शन करें। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।